पिछले कुछ दिनों से आप लोग बीएड के जितने छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं हैं, बीएड का जो मुख्य ट्रेनिंग का भाग है, बीएड एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आपके अंदर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः आप अपने विषय को पढ़ के विद्यालय से, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से यहां आप प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचते हैं। आप सब अपने विषय को अच्छे से जानते हैं। बस यहां आप जैसा शिक्षा की परिभाषा से आप अवगत हैं कि शिक्षा की परिभाषा में बताया जाता है कि मनुष्य के अंदर आंतरिक जो गुण हैं, आंतरिक क्रियाएं हैं, बस उसको बाहर लाना है। आप जो जान पाए हैं अभी तक, उसको अपने विद्यार्थियों को किस तरह से आप अपने ज्ञान को देंगे, आपके ज्ञान से, आपके गुण से कैसे प्रभावित होंगे बच्चे, इसी बात के लिए आप सूक्ष्म शिक्षण पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण जैसा नाम से ही आप सब अवगत हो चुके हैं, क्योंकि आप पिछले 2-3 दिनों से कौशल से परिचित हैं। सूक्ष्म, छोटा शिक्षण एक पढ़ाने की प्रक्रिया जिसमें अधिगम प्रक्रिया चलता है। आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और आपसे सीखते हैं। तो उसी कड़ी में आप सबसे पहला पढ़े, कौन सा पढ़े? प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में जो आपका टॉपिक होता है, उस टॉपिक को आप छात्रों से निकलवाते हैं। आपके छात्र आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न को इतना सरलता से आप पूछते हैं कि आपके छात्र जो आप प्रकरण पढ़ाने वाले हैं उसको छात्र ही बोल देते हैं। अब आपके पास प्रकरण जब आ जाता है, तब आप अगला जो सूक्ष्म शिक्षण का कड़ी है वह है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में वस्तुतः जो प्रकरण है उसके बारे में आप बच्चों को बताते हैं, और आप जब बता चुके होते हैं तो उस प्रकरण की समाप्ति के बाद छात्रों से, अपने विद्यार्थियों से 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं। सभी लोग पूछते हैं? उस प्रश्न पूछने का ये औचित्य होता है कि आप अपने विद्यार्थियों को किस तरह से अपनी बातों को रख पाए, आप जो जानते थे उसको किस तरह से विद्यार्थियों को दे पाए। उसी कड़ी में आप तीसरा जो कौशल था श्यामपट पढ़े। व्याख्यान कौशल के दौरान आप मुख्य बातों को श्यामपट के ऊपर लिखते हैं ताकि छात्रों का ध्यान ब्लैक बोर्ड के ऊपर केंद्रित हो पाए। अब आज हम सब जो जानेंगे यह है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन का अर्थ होता है आपके अंदर का उत्तेजना, आपके अंदर का स्टिमुलस। अगर इसको 2 भागों में बांटें तो उद्दीपन हमारे शरीर में 2 प्रकार से होता है। पहला आंतरिक उद्दीपन और दूसरा बाह्य उद्दीपन। आंतरिक उद्दीपन, जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आप लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, लड़के या लड़कियां स्कूटी से आती हैं, अचानक से सामने कोई वस्तु आ जाए, आप ब्रेक भी लगाते हैं और आपका पूरा शरीर में सिहरन उत्पन्न होता है। वह क्या है? उत्तेजना है। वह आपके अंदर का जो उद्दीपन है, स्टिमुलस है, वह अचानक से एक्टिव हो गया। अरे क्या हो गया? उस तरह से बाह्य उद्दीपक, अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, अचानक से जाकर के कोई धीरे से ही सही ऐसे लगाया, तो आपका चूंकि पहले से आप सजग नहीं थे, अचानक से ऐसे टच करना आपको आपके शारीरिक परिवर्तन लाता है। उसी तरह से कक्ष में जब शिक्षक किसी पाठ को, किसी प्रकरण को पढ़ा रहे होते हैं, अचानक से चुपचाप किसी प्रकरण को पढ़ाने में लगे हुए हैं, कोई गतिविधि नहीं, क्लास में चुपचाप खड़े हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी चुपचाप सुन रहे हैं, उसमें क्या होता है? छात्र बोर होने लगते हैं, छात्र उदासी लेने लगते हैं, पीछे से छात्र उठ के बाहर चले जाते हैं। तो छात्रों को विषय वस्तु से सही ढंग से जोड़ कर रखना एक शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का जो मुख्य कार्य करता है वह है हमारा उद्दीपन परिवर्तन। अब उद्दीपन परिवर्तन एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? तो शिक्षक जब किसी पाठ को पढ़ा रहा होता है तो उस पाठ को पढ़ाते समय कभी कभी छात्रों का मनोमस्तिष्क वह अलग जगह में चला जाता है। मतलब कि कक्ष में है, आपकी आंखें छात्रों की आंखों से मिल रही हैं, आपके छात्र को आपको ऐसा महसूस होगा कि छात्र हमारे कक्ष में बैठे हुए हैं, वे हमको देख रहे हैं, कक्ष में बातों को सुन रहे हैं, परंतु वे कक्ष में नहीं होते हैं। तब आपको क्या करना है? उस पाठ को रोचकता प्रदान करने के लिए आपको उत्तेजना उत्पन्न करना है, आपको उसमें कौतूहल उत्पन्न करना है। जैसे क्रिकेट के मैदान में कोई खिलाड़ी अच्छा खेल रहा हो, चौका भी लगा रहा हो, छक्का भी लगा रहा हो, लेकिन पूरा स्टेडियम शांत है, तो उस खिलाड़ी को मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। या फिर दर्शक खूब चिल्ला रहे हैं, चौका चौका, छक्का छक्का।
और जो खिलाड़ी है वो पूरा रोके जा रहा है, रोके जा रहा है। तो इस कड़ी में क्या होगा, दोनों तरफ से अच्छा रिलेशन नहीं बन पाएगा। इसीलिए प्रत्येक शिक्षक का यह दायित्व है कि कक्षा कक्ष में किसी भी विषय, चाहे वो साइंस का विषय हो, चाहे साहित्य का विषय हो या सामाजिक विज्ञान का विषय हो, उसमें रोचकता उत्पन्न करे। उसके लिए कुछ घटक हैं, जिसमें पहला घटक है शरीर संचालन। क्या है? शरीर संचालन। अभी शरीर संचालन जैसे नाम से ही आप सबको लग रहा होगा कि शरीर का संचालन, शरीर का, बॉडी का मूवमेंट। अब बॉडी का मूवमेंट क्या हो? तो बॉडी का मूवमेंट कहने का शाब्दिक अर्थ है कि जब शिक्षक पोडियम के पास यहां खड़ा होकर के या फिर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर के चुपचाप अपने टॉपिक को पढ़ाता रहता है, तो छात्र उस बात को भली भांति नहीं समझ पाते हैं, या छात्रों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे शिक्षक हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, जो आगे बैठे हुए बच्चे हैं उन्हीं तक उनका ध्यान केंद्रित है। तो शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि जब जैसा बात आपको आए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप आप हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, हिंदी साहित्य में कोई खुशी का पल आया और छात्र खुशी को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक चुपचाप ऐसे खड़ा है। एक समय की बात है, एक राजा थे, वे कुछ नहीं करते थे, लेकिन अचानक से उनको बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, एक राजा थे, राजा परेशान थे, दूसरे राज्य के राजा के चढ़ाई के फलस्वरूप उनके राज्य में तबाही का आलम था, उनके पास जो खजाना था वह दूसरे राज्य के राजा लूट के ले गए थे। और अचानक से जो राजकुमार है दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता है और वहां का कोष, वहां का भंडार लूट कर ले आता है, और वह अचानक से जो कंगाल हो गए थे फिर धनाढ्य हो जाते हैं, फिर राजा हो जाते हैं। तो राजा को खुशी मिलती है। मेरी बातों से आप ऐसा लगा होगा कि खुशी बोलते समय खुशी, मेरे हाव भाव में, मेरे शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन आया। उस तरह से शिक्षक को बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। बोल रहे हैं एक राजा थे, उनके दूसरे राज्य के राजा से चढ़ाई हुआ और वे चले गए। मतलब शिक्षक को बहुत ज्यादा नहीं चलना चाहिए, जितना चलना है क्लास में उतना ही चले। दूसरी बात कि क्लास में बच्चों के पास वह पीछे तक जाए, सभी लड़कों से जुड़े, ताकि कक्षा कक्ष के सभी बच्चे सजग रहें और उनको ऐसा महसूस होते रहे कि शिक्षक हमसे कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप सामने खड़े रहेंगे, सामने के ही बच्चों को केवल अगर आप पूछते रहेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि शिक्षक हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और छोटी क्लास के बच्चों, प्राइमरी क्लास के बच्चे हमेशा चाहते हैं कि शिक्षक हमसे जुड़ें। अपर प्राइमरी के भी बच्चे ऐसे ही चाहते हैं, और हायर एजुकेशन में तो बच्चों के अंदर अपेक्षा रहता है कि शिक्षक हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े। तो ये हाव भाव कहने, शरीर संचालन का मतलब है कि प्रकरण के अनुसार अपने शरीर को आप मूवमेंट दें, प्रकरण के अनुसार आप अपने शरीर का हाव भाव दें। दूसरा है हाव भाव परिवर्तन। अब हाव भाव परिवर्तन क्या है? जैसे आप कॉमर्स के विद्यार्थी या इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी, एक दिन कोई पढ़ा रहा था मार्केट, तो मार्केट पढ़ाते समय चुपचाप मार्केट बाजार पढ़ा रहे हैं, आपको उसमें उतना आनंद नहीं आएगा। आप अगर हाव भाव परिवर्तन लाना चाहते हैं तो प्रश्न पूछना है बच्चों से, बच्चे हम सब बाजार जाते हैं, तो अभी टमाटर का भाव कैसा है? बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? तो बच्चे आपको जवाब देंगे सर बढ़ा हुआ है, मैम बढ़ा हुआ है। अब जब आप बढ़ा हुआ शब्द है तो वहां आपकी आंखों की पुतलियां, चेहरे का भाव भंगिमा बदलना चाहिए। बढ़ा हुआ है ऐसा बोलना है, ऐसे नहीं बढ़ा हुआ है ऐसा नहीं, बढ़ा हुआ है ऐसा बोलेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हमारे शिक्षक कैसी बात को रख रहे हैं। अगर कोई दुख का क्षण है तो उस समय चुप। अगर दुख के क्षण में आप ही हंस रहे हैं शिक्षक होकर के, तो आपके विद्यार्थी को दुख और सुख में, विषाद में अंतर महसूस नहीं होगा। दूसरी बात लाभ हानि, आप गणित का प्रकरण पढ़ा रहे हैं, उसमें लाभ हानि पढ़ा रहे हैं। लाभ हानि, अगर किसी व्यक्ति का उदाहरण दिए कि जयप्रकाश किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदे और किसी कारणवश उसको 350 रुपए में बेच दिए, इन्हें लाभ हुआ या हानि? रोहित, लाभ हुआ या हानि? हानि। अब हानि शब्द जब आया तो हानि बोलते समय हानि हुआ, ऐसा नहीं, हानि हुआ। जब हानि हुआ तो दुख का क्षण आना चाहिए, मतलब छात्रों को लगना चाहिए हानि दुख का क्षण है, और लाभ खुशी का पल है। तीसरा है केंद्रीकरण। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपके सारे जो 7 स्किल है उसमें जो उद्दीपन परिवर्तन है उसमें केंद्रीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्रीकरण का अर्थ होता है, जैसे आप किसी भी शिक्षक को पढ़ाते समय ध्यान दिए होंगे कि शिक्षक अलग अलग तरह के उदाहरण देते हैं। कोई प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जैसे कल हम आपको कोठारी आयोग बता रहे थे,
कोठारी आयोग पढ़ाते समय हम आपको कश्मीर की घटना में ले गए, हम आपको शिक्षकों की स्थिति के बारे में ले गए, अभी वर्तमान शिक्षकों की स्थिति के बारे में ले गए, लेकिन हम फिर कहां वापस आए? कोठारी आयोग पर। मतलब शिक्षक का एक कर्म है, दायित्व है कि अगर किसी प्रकरण को पढ़ा रहा है वह विभिन्न प्रकार का उदाहरण दे, लेकिन उस उदाहरण का जो फोकसिंग होगा, जो केंद्रीकरण होगा, वह अपने विषय वस्तु पर होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान पढ़ाते समय अपने घर की बातों को आपके साथ साझा करने लगे। ऐसी बातें करने से आपका जो टॉपिक है, आपका जो प्रकरण है, वह फिर बोझिल हो जाएगा, उसको लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो केंद्रीकरण हमेशा होना चाहिए। आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से, नक्शा के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, जैसे भी पढ़ा रहे हैं, आपका मुख्य फोकस होना चाहिए कि हमारा केंद्रीकरण अपने प्रकरण के ऊपर हो। चौथा है विराम। विराम प्रत्येक शिक्षक को इस्तेमाल करना चाहिए, और विराम अगर नहीं है तो शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध नहीं बन पाता। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बता रहे हैं, प्रेमचंद गोदान में गोबर, धनिया इत्यादि के बारे में लिखे। प्रेमचंद अपने जीवन को बड़ा कठिन दौर से जिए थे। जब वे युवक नहीं हुए थे, किशोरावस्था में ही थे, तभी उनकी माताजी का देहांत हो गया, और उनके पिताजी कह के जब हम रुक गए तो छात्रों के मन में, आप लोगों के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ कि पिताजी क्या किए? पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। तो जब आप पढ़ा रहे हो किसी प्रकरण को, तो छात्रों को सोचने के लिए कभी कभी रुकिए, और जब रुकेंगे आप किसी टॉपिक को पढ़ाते समय तो छात्र सजग होंगे, छात्र को लगेगा कि हमारे शिक्षक क्या बताने वाले हैं। तो विराम भी आवश्यक है। चौथा है छात्र सहभागिता। कक्षा कक्ष में किसी प्रकरण को पढ़ाते समय अगर छात्र और शिक्षक के मध्य में संबंध नहीं रहा, छात्र छात्र के मध्य में संबंध नहीं रहा, छात्र और शिक्षक के साथ अंतर संबंध नहीं रहा, छात्रों और शिक्षक के संबंध नहीं रहा, छात्र और छात्राओं के बीच में संबंध नहीं रहा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रकरण स्पष्ट नहीं हो पाएगा। छात्र सहभागिता का स्पष्ट उदाहरण ऐसे है कि अगर किसी टॉपिक को पढ़ते समय, जैसे मान लीजिए कि आप निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में पढ़ रहे हो, निजीकरण के बारे में अगर कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हो, निजीकरण के पक्ष में भी कुछ लोग हैं, निजीकरण के विपक्ष में भी कुछ लोग हैं। अगर आप छात्रों से केवल अपनी ही बातों को रखेंगे तो छात्र हो सकता है कि कक्षा कक्ष के बाद आपकी बातों से असहमत होकर आपसे विरोध में चले जाएं। लेकिन कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर आप छात्र छात्रा से, छात्राओं के समूह, छात्रों के समूह और शिक्षक के मध्य एक अंतः बातचीत हो जाए, अंतः क्रिया हो जाए वार्तालाप का, तो उस स्थिति में जो प्रकरण है वह स्पष्ट हो जाता है। तो यह जो पांचवा घटक है छात्र सहभागिता, यह अवश्य करना चाहिए। और छठवां है स्वर में आरोह अवरोह। कभी कभी छात्र या शिक्षक एक ही आवाज में बोलते चले जाते हैं। शब्द है, शब्द का उतार चढ़ाव, विराम, किस शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे आज विजय दिवस है, कारगिल दिवस जिसे हम सब जानते हैं। कारगिल दिवस के दिन आप किसी महापुरुष या शहीद, जितने शहीद हुए कारगिल युद्ध में, उनके बारे में आप अपना तथ्य रख रहे हैं, और उस तथ्य को रखते समय आप आरोह अवरोह का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपके बातों में वह रोचकता नहीं दिखेगा। जैसे आप बोल रहे हैं भारत माता की, तो आप जो अभी बोले जय, यह स्पष्ट नहीं है, यह शब्दों का आरोह अवरोह नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, यह जो शब्द है भारत माता की, यह ओज का शब्द है, यह उत्तेजना का शब्द है, गौरव का पल है। तो जब गौरव का पल आए तो उतर भी गौरव का पल आए। वीर सपूत का जब नाम आए, लेकिन वही शहीदों का नाम आए, तो शहीद के नाम लेते समय भी आपके मन में यह कभी नहीं आना चाहिए कि वह जो शहीद हो गया वह अपने परिवार के लिए छोटा सा रिक्तता छोड़ के चला गया, खालीपन छोड़ के चला गया। वह भारत का वीर सपूत था, वह जब तक उसका नाम रहेगा तब तक वह अजर अमर हो गया। तो शब्द का उतार चढ़ाव, शब्द में आरोह अवरोह का ध्यान रखना आपका प्रकरण को महत्वपूर्ण बनाता है। पुनः एक बार देख लीजिए, शरीर का संचालन, मतलब शरीर का संचालन होते रहना चाहिए, मूर्तिवत एक जगह खड़ा नहीं रहना है, और जैसे क्लास में सभी बच्चे हैं सबसे जुड़ना है। दूसरा है हाव भाव में परिवर्तन, मतलब कि आपके चेहरा में बच्चों से जोड़ने में
इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि जो आपका प्रकरण है आप उदाहरण दीजिए, अदर अलग अलग टॉपिक में आप जाइए, लेकिन मुख्य टॉपिक जो है वहां से भटकिए मत। चौथा है विराम, मतलब कभी कभी शब्दों में रुकना है। रुकने का अर्थ है कि बच्चे सोचें। पांचवा है छात्र सहभागिता, मतलब सभी लोग एक दूसरा से जुड़े रहें, केवल आप श्रोता नहीं रहे, जो शिक्षक है वक्ता न रहे। और छठा है स्वर में आरोह अवरोह, मतलब शब्द जैसा है उसको उसका वजन दीजिए। अगर ज्यादा वजन वाला है उसको जोर से, थोड़ा सा दुख वाला, थोड़ा सा कमजोर है तो उसको हल्के से। यह है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब इसका प्लान कैसे बनेगा? तो जो आप व्याख्यान कौशल दिए हैं, बस व्याख्यान कौशल का ही प्लान रहेगा। फर्क ये रहेगा कि उसको करते समय घटक ये रहेंगे और इसका संचालन आप कर रहे हैं कि नहीं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके।